स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। और ऑनलाइन क्लासेस में आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी पार्ट 2 के अंतर्गत लेसन 5 जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। बच्चों, भारत हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में लगभग 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि हम जिस देश में रहते हैं, कृषि प्रधान देश में, वहाँ का जो भू संसाधन है वो कैसा है, किस प्रकार का है, कैसी फसलें हैं और हमारे देश के कृषि की क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान सरकार के स्तर पर और लोगों के स्तर पर किस प्रकार से किया गया है। तो हमें इन सभी बातों का, कौन कौन सी फसलें हैं, किस ऋतु में किस फसल में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, किन राज्यों में प्रमुख फसलें हैं, इस प्रकार से इस अध्याय में हमको इन सभी बातों की जानकारी लेनी है। और बच्चों, ये जो अध्याय है इसमें देखिए लिखा है भू संसाधन। भू मीन्स हमारी यह पृथ्वी, धरातल, और संसाधन का तात्पर्य आपको पता है कि वह वस्तु जो हमारे काम में आती है, हमारे उपयोग में आती है, वह सब क्या कहलाता है? कृषि। और इस भू संसाधन के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है? कृषि। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। बच्चों, आपने अपने चारों ओर भूमि के कई उपयोग देखे हैं। पृथ्वी के कुछ भाग पर नदियाँ, कुछ पर वृक्ष तथा कुछ पर सड़कें, इमारतें निर्मित हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हमारी जो पृथ्वी है, आपने देखा है कि कुछ भूमि पर हम रहते हैं, कुछ पर पर्वत है, पहाड़ हैं, मैदान है, और कुछ पर कृषि होती है, कुछ भू जो है ऐसे खाली छोड़ रखी है, कुछ पर चारागाह है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी का जो धरातल है इसको विभिन्न प्रकार से उपयोग किया गया है। इस प्रकार मनुष्य भूमि को उत्पादन, रहने तथा नाना प्रकार के मनोरंजन कार्यों हेतु संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। जैसे आप देखिए हमने इसका किस प्रकार से उपयोग किया है अपने स्तर पर। देखिए, स्कूल की इमारत, सड़कें जिन पर हम यात्रा करते हैं, क्रीड़ा उद्यान या खेल का मैदान जिन पर फसलें उगाई जाती हैं, चारागाह, पशु जहाँ चरते हैं, आदि भूमि के विभिन्न उपयोग को प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देखते हैं भूमि का उपयोग का वर्गीकरण क्या है, किस प्रकार से भू उपयोग का वर्गीकरण किया गया है। बच्चों, भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख करता है। जो राजस्व विभाग है ये क्या करता है? भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है, उनकी जानकारी रखता है। भू उपयोग का लैंड यूज़, कहाँ पर क्या है, कैसे है, कितना है, इन सब की जानकारी कौन रखता है? भू राजस्व विभाग। भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है जो भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। भारत के प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। तो इसके बाद हम देखते हैं भू राजस्व अभिलेख द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। जो हमारा जो भू राजस्व विभाग है इसके अनुसार जो भू उपयोग है 4 प्रकार का है। पहला है वनों के अधीन क्षेत्र। भू उपयोग का ऐसा भाग जो कि वनों के अधीन है। और सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जहां पर वन विकसित हो सकते हैं। और भू राजस्व अभिलेखों में इसी प्रकार की परिभाषा को सतत अपनाया गया है। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वहाँ वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे। दूसरा है बच्चों बंजर व व्यर्थ भूमि। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। बंजर भूमि का तात्पर्य है, और ये व्यर्थ भी लगा हुआ, जो वेस्ट भूमि है जिसको हम किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की मदद कर भी लें, उसका सहारा ले भी लें, फिर भी हम इस भूमि को कृषि योग्य नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गया बंजर या व्यर्थ भूमि। इसके बाद है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, गैर कृषि, ठीक है ना, नॉन एग्रीकल्चर यूज़। इस संवर्ग में बस्तियाँ, ग्रामीण व शहरी,
अवसंरचना, इसमें अवसंरचना का तात्पर्य सड़कें, नहरें आदि। उद्योगों, दुकानों आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित है। द्वितीयक व तृतीयक कार्यकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग के भू उपयोग में वृद्धि हुई। द्वितीयक यानी उद्योगों को से संबंधित कार्य, और तृतीयक जो परिवहन, संचार सेवाएं, ये जो सेवाएं हैं, इन दोनों ही कार्यकलापों से इस भू उपयोग में वृद्धि हुई है। उसके बाद है बच्चों अस्थाई चारागाह क्षेत्र। अस्थाई चारागाह यानी परमानेंट पॉस्चर्स। इस प्रकार के अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा भाग निजी स्वामित्व में होता है। इसको हम और क्या कहते हैं, साझा संपत्ति भी कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों मान लीजिए गांव में कोई एक भूमि है, थोड़ी सी जगह है, इसके कुछ ही भाग पर व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, बाकी भूमि पर ग्राम पंचायत का अधिकार होता है, और इसे हम क्या कहेंगे, साझा संपत्ति भी कह सकते हैं। फिर है विविध तरु फसलों व उपवन के अंतर्गत। विविध तरु फसल, तरु माने पेड़, फसल माने फसल आप समझते हैं, और उपवन बगीचों के अंतर्गत, पेड़ पौधों वनों के अंतर्गत जो क्षेत्र है, इसको इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार, अर्थात ऐसी भूमि जिस पर बगीचे और फल वाले जो वृक्ष हैं शामिल होते हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में होती है, यानी पर्सनल यूज़ में होती है। उसके बाद है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि भी योग्य भी है और व्यर्थ भूमि, दो शब्द साथ में जुड़े, आपको ध्यान से इसमें देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यह वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक परती या कृषि रहित है, यानी पिछले 5 सालों से या उससे अधिक समय तक बिना कृषि किए ऐसी भूमि को छोड़ा गया है, इस संवर्ग में शामिल किया जाता है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार कर कृषि योग्य बनाया जा सकता है। बच्चों इसमें यह है कि व्यर्थ भूमि इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और सुधार अगर कर लिया गया तो कैसी हो गई है, कृषि योग्य। और कृषि योग्य में इसमें क्या होता है, जो 5 साल या इससे अधिक से वर्षों तक इसको खाली छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़ती तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इसको कृषि के योग्य बना लिया जाता है। उसके बाद है वर्तमान परती भूमि, करंट फैलो। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, यानी 1 साल या उससे कम समय तक ही कृषि के बिना रहती, इसमें कृषि नहीं की जाती है, वर्तमान परती भूमि कहलाती है। वर्तमान परती भूमि, ठीक है ना, 1 साल या इससे कम। उसके बाद है पुरातन परती भूमि। यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। उसके बाद है बच्चों निबल बोया गया क्षेत्र। निबल बोया गया क्षेत्र का तात्पर्य है वह भूमि जिस पर फसलें उगाई काटी जाती हैं, वह निबल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यह भूमि ऐसी है जिस पर कि कृषि फसलों को उगा करके उनको बोया जाता है और काटा जाता है, और इन पर रेगुलर कृषि कार्य होता है। बाद में ये दिया गया है भारत में भू उपयोग परिवर्तन। भू उपयोग परिवर्तन क्या है? कृषि क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसी जहाँ पर आर्थिक क्रियाएं जैसी होंगी वहाँ पर उसी प्रकार का भू उपयोग भी होगा। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से अस्थायी है। हमें भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन हैं। भू उपयोग से संबंधित, परिवर्तन से संबंधित तो 3 कौन से ऐसे परिवर्तन हैं? पहला है अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ता है, जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर और उपलब्ध प्रौद्योगिकी व इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता है तथा सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जाता है। समय के साथ अर्थात जनसंख्या जब बढ़ती हो तो उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं, तो उसको बढ़ी हुई जनसंख्या का दबाव किस पर पड़ता है? भूमि पर। और इसका रिजल्ट क्या होता है? जो हमारी सीमांत भूमि भी होती है उसको भी हम विवशता के कारण उसका भी उपयोग करने लगते हैं। दूसरा परिवर्तन है
समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। दूसरे शब्दों में द्वितीयक यानी सेकेंडरी और तृतीयक सेक्टरों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा तीव्रता से वृद्धि होती है। यानी इस समय में अर्थव्यवस्था में प्राथमिक यानी प्राइमरी सेक्टर की अपेक्षा सेकेंडरी सेक्टर और इसके आगे तृतीयक सेक्टर में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार के परिवर्तन भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधित कार्यों में प्रयुक्त होती रहती है। हमारी जो कृषि भूमि है वह गैर कृषि, जिस पर कृषि कार्य नहीं होना है, ऐसी रूप में परिवर्तित होती रहती है। उसके बाद है तीसरा, यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जाता है। जो कृषि क्रियाकलाप है इनका अर्थव्यवस्था में भले ही योगदान कम हो जाता है, भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता। कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण क्या क्या हैं? प्राय विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है प्रतिदिन बढ़ती जाती है। यानी जनसंख्या का दबाव कृषि पर लगातार बढ़ता जाता है। आप इस डायग्राम से देखिए, इसमें दिया गया है कि भारत में भू उपयोग के अनुपात में परिवर्तन 1950 और 51 में। तो जो भू परिवर्तन है उपयोग का, इसमें देखिए वन, और ये 1950-51 में, और ये जो डार्क वाला है इसमें ये है 2014-15 का, और लाइट कलर का जो ये कलर है ये है 1950 और 51 के समय का। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए इसको देखिए तालिका को। 1950 और 51 में गैर कृषि कार्यों में पहला है प्रयुक्त भूमि, देखिए 3.2 था, जबकि 2014-15 में 8.7 हो गया, तो इसमें वृद्धि हुई है। और इसके अलावा 1950 और 51 में बंजर व व्यर्थ भूमि, इसमें देखिए कितनी थी 13.4, और 2014-15 में कितनी है 5.5, यानी कम थी, कम हो गई। अस्थाई चारागाह 2.3 और 14-15 में 3.3। फिर है फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, फसल वृक्ष जो हैं उनके अधीन जो क्षेत्र हैं 1950 और 51 में 6.9 और 14-15 में देखिए इनकी संख्या घट गई। फिर है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि की क्या स्थिति है, 50 और 51 में 8 है, और कृषि योग्य भूमि 14-15 में ये 4 है। इस प्रकार से ये इसका उपयोग उतार चढ़ाव भरा इस तालिका में दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं जो बहुत ही आवश्यक हैं आपको बताने के लिए बच्चों, इसमें इस अध्याय में बहुत कुछ दिया गया, लेकिन जो आपको ज़्यादा बहुत ज़रूरी है वही बताया जाएगा। साझा संपत्ति संसाधन क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जाता है, निजी भू संपत्ति और साझा संपत्ति। निजी का मतलब समझ रहे हैं पर्सनल संपत्ति, और साझा जो कंबाइंड हो, एक दूसरे कई उसमें ग्रुप मिले हुए हों, साझा हो। पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों का ही सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है, जबकि साझा में या दूसरे वर्ग की भूमि सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती है। साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी और ये दे रखे हैं औषधीय पौधे उपलब्ध कराती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर, आगे देखते हैं, आजीविका पर निर्भर है। महिलाओं के लिए भी इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा व ईंधन लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। इन भूमियों में कमी से उन्हें चारे तथा ईंधन की तलाश में दूर भटकना पड़ता है। यह था साझा और निजी संपत्ति का ब्यौरा। उसके बाद है भारत में कृषि भू उपयोग। कृषि भू उपयोग क्या है भारत की दृष्टि से?
भू संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उनके लिए भू संसाधन बहुत ही महत्व रखते हैं। द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतया भूमि पर आधारित है। अन्य शब्दों में कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी से संबंधित है। अर्थात किसी व्यक्ति के पास यदि भूमि नहीं है तो गरीबी से संबंध रखता है कि उसके पास भूमि नहीं है, और यदि किसी के पास भूमि संपत्ति अधिक है तो वह थोड़ा सा संपन्न परिवार से समझा जाता है। फिर है भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है जो अन्य कार्यों में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी है तथा प्राकृतिक आपदाओं या निजी विपत्ति में एक सुरक्षा की भांति एवं समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। उसके बाद है जो इसमें दिया गया है, जो अगला बिंदु है आपके लिए ज़रूरी, ये आपका ये जो टेबल दे रखी है इसमें कृषि योग्य बंजर भूमि, पुरातन परती भूमि, वर्तमान परती भूमि, निबल बोया गया, ये सब आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। आप बहुत अच्छे तरीके से उसको देख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। फसल गहनता की गणना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लें। फसल गहनता की गणना किस प्रकार होगी, इसका फार्मूला दिया गया है। कृषि गहनता को कैसे ज्ञात करना है, कृषि गहनता सकल बोया गया क्षेत्र और बटे निबल बोया गया क्षेत्र है और इंटू 100, यानी हमें क्या करना है, पहले जितना हमारा सकल बोया गया क्षेत्र है उसको ज्ञात कर लेंगे और फिर उसको निबल बोया गया क्षेत्र से हम क्या करें डिवाइड कर देंगे और फिर उसको जो प्राप्त होता है उसको हम इंटू क्या कर देंगे 100। तो इस तरह से हमें कृषि गहनता प्राप्त हो जाएगी। भारत में फसल ऋतुएं कौन कौन सी है? फसल ऋतुएं हमारे देश के उत्तरी व आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद के नाम से जानी जाती हैं। खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें हैं जैसे चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर आदि। रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में, शरद ऋतु से प्रारंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। इस समय कम तापमान शीतोष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय फसलों जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि फसलों की बुआई में सहायक है। और जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होता है। इस ऋतु में जो तरबूज, खीरा, ककड़ियाँ और ये चारे की फसलें इनको उगाया जाता है। बच्चों ये तो जानकारी आपके लिए होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए, आप कृषि प्रधान देश में रह रहे हैं। अब आइए देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार को भी जो विभाजन का आधार है आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार पर, आर्द्रता के स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण है, पहला है सिंचित कृषि तथा वर्षा निर्भर कृषि। बागानी कृषि में वर्गीकृत किया गया ये इस प्रकार से सिंचित, वर्षा और बारानी कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि तथा उत्पादक सिंचाई कृषि। तो ये है वर्गीकरण इसका। ये तालिका जो भी आपको अभी बताया गया खरीफ, रबी, जायद की कौन कौन सी फसलें हैं, कब बोई जाती हैं, इस प्रकार से ये इनका परिचय रहा। अब देखते हैं खाद्यान्न फसल। जो खाद्यान्न फसलें हैं, अनाज फसलें हैं, इनका क्या है परिचय। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं, भले ही वहाँ जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जाता है। जो खाद्यान्न है उसको हम 2 वर्गों में बांटते हैं, एक तो अनाज और दूसरा दाल। तो अनाज में देखिए क्या है, भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54%, कितना 54% भाग पर अनाज बोया जाता है।
भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। ये बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आता है कि अनाज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, देखिए आंसर इसका तीसरा स्थान। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरा हमारा भारत देश का स्थान है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिन्हें उत्तम अनाजों तथा मोटे अनाजों आदि में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य अनाजों का विवरण आइए हम देखते हैं। मुख्य अनाज कौन कौन से, तो पहले ये है चावल। चावल भारत की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य भोजन है। यह एक ऐसी फसल है, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है और इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं। और इसके आगे हम देखते हैं इसकी जानकारी में, ये देखिए, ये भारत के दक्षिणी भाग में चावल की रोपाई का चित्र दिखाया गया है। चावल ऐसी फसल है बच्चों जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है। आप सब कृषि प्रधान देश में रह रहे हैं, इसकी जानकारी तो आपको होगी ही। इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई एवं पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान सफलतापूर्वक की जाती है। दक्षिणी राज्यों में पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं। और 3 फसलें कौन कौन सी हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है, अमन, ओस और ये बोरो। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पश्चिम बंगाल में चावल की 3 किस्में कौन सी हैं, फसलें जो लेते हैं, तो ये है आंसर इसका अमन, ओस और बोरो। उसके बाद देखते हैं चावल के बाद जो अगली फसल है, अगला अनाज हमें पढ़ना है। ये देखिए, इसमें पहले हम मैप में देख लेते हैं। मैप में बच्चों ये चावल के क्षेत्र दिए गए हैं जो गहरे रंग के इसमें दिखाया गया है। इधर ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है ना, और ये जितना एरिया भारत का दिखाया गया है, और जो गहरे रंग के क्षेत्र हैं ये सब क्या है, प्रमुख चावल के क्षेत्र हैं। और ये लाइट कलर से ये गौड़ चावल के क्षेत्र हैं। तो आप इनको बुक से भी बहुत अच्छे तरीके से आप इन्हें देख सकते हैं। दूसरा है गेहूँ। दूसरा अनाज हमारा है गेहूँ। भारत में चावल के पश्चात गेहूँ दूसरा प्रमुख अनाज है। भारत विश्व का 11.7% गेहूँ का उत्पादन करता है 2015 के अनुसार। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसे शरद ऋतु अर्थात रबी ऋतु में बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी भाग तक केंद्रित है। और इसके अलावा जो इसमें ज़्यादा ज़रूरी है वो आपको बताया जा रहा है। इसके उत्पादक राज्य कौन कौन से, गेहूं के उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। पंजाब व हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार के प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर की है। इसके बाद हम देखते हैं ज्वार। ज्वार ये अनाज के बारे में जानकारी हमारी क्या है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं, इनमें ज्वार प्रमुख है। कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर यह बोया जाता है। यह दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की मुख्य खाद्य फसल है। जहाँ पर वर्षा थोड़ा कम हो वहाँ पर यह फसल बोई जाती है। और उत्पादक राज्य कौन से हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। दक्षिण राज्यों में खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है तथा मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है और यहाँ इसकी उत्पादकता कम है। उसके बाद देखते हैं बाजरा। भारत के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। जहाँ वर्षा कम मात्रा में हो वहाँ पर यह फसल बोई जाती है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यह फसल देश के कुल बोए गए, अभी देखते हैं ऊपर, क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। और जो उत्पादक राज्य हैं इसके महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान
व हरियाणा। जितने भी अनाज के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है, आपको ज़रूरी है कि उन अनाजों के उत्पादन में कौन कौन से राज्यों का प्रमुख स्थान, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। और वर्षा निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है तथा इसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव है। कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। मक्का। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर बोई जाती है। और इसके अलावा बच्चों, इसके जो उत्पादक राज्य हैं वो हम देखते हैं। इस मक्का के उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। इसकी पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। ये तो था अनाज के बारे में। और जो दूसरा विभाजन है फसलों का, दालें। तो दालों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख संघटक हैं। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। और देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 11% भाग दालों के अधीन है, अर्थात 11% भाग पर दालें पैदा की जाती हैं। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है। जहां वर्षा कम है वहां पर इनका उत्पादन कम है, क्योंकि ये वर्षा आधारित फसल है। तो कौन कौन सी ऐसी हैं फसलें हैं जो दालों की श्रेणी में आती हैं? तो पहला है चना। चना उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल, ये देखिए आप, पहले ये मैप दिखाया गया है बच्चों। और इस भारत के मानचित्र में जो प्रमुख गौड़ क्षेत्र और ये उत्पादन है गेहूं का। और गेहूं में ये जो गहरे कलर आप देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान का कुछ इसमें क्षेत्र आ रहा है। तो ये जितने गहरे कलर इसमें दिखाए गए हैं, डार्क कलर हैं, ये सारा क्या है? प्रमुख क्षेत्र है। और जितने लाइट कलर हैं आप देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और इधर राजस्थान, गुजरात का है, महाराष्ट्र का ये पोर्शन है। तो ये सब क्या है? गौड़ उत्पादक है गेहूँ के क्षेत्र में। आइए देखते हैं आगे, हमारा चना का रह गया था पोर्शन। सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछारों के साथ ही इसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चने की फसल क्षेत्रों में कमी आई है तथा इसके स्थान पर गेहूं की फसलें बोई जाती हैं। अब देश के कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 2.8% भाग पर ही चने की खेती की जाती है। अब चने के जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं, इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और राजस्थान है। इसकी उत्पादकता कम है तथा सिंचित क्षेत्रों में भी इसकी उत्पादकता में एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव पाया जाता है, अर्थात इसका उत्पादन ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगली हमारी जो दाल की श्रेणी में है वह है अरहर। इसको तुअर दाल भी कहते हैं। यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना तथा पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भू क्षेत्रों पर पाई जाती है। और जो इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं, देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग के लिए महाराष्ट्र करता है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक उत्पादन है अरहर का। और इसके अतिरिक्त जो अन्य राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश है। इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम तथा अनियमित है। ये तो था दालों के बारे में। और अब है तिलहन। खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है।
मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र। ये तेल उत्पादक जो क्षेत्र हैं और तेल उत्पादक जो फसलें कौन कौन सी हैं ये देखिए। प्रमुख तिलहन फसलें मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी सम्मिलित हैं। अब इनको हम क्रमशः बारी बारी से देखेंगे कि कौन सी फसल है तिलहन में। पहली है हमारी मूंगफली। मूंगफली से तो बहुत सभी परिचित हैं, सर्दियाँ आते ही मूंगफली की डिमांड शुरू हो जाती है। तो भारत विश्व में 15% मूंगफली का उत्पादन करता है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों में वर्षा आधारित है। ये देखिए सोयाबीन का जो तिलहन फसल है ये दिखाया गया है, लेकिन अभी हमारा मूंगफली का रह गया है। तो देखते हैं, खरीफ फसल है परंतु दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में बोई जाती है। यह देश के कुल शस्य के 3.6% क्षेत्र में फैली है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक हैं। किसके? मूंगफली के। उसके बाद तोरिया और सरसों। तोरिया सरसों की क्या स्थिति है? तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया व तारामीरा। ये कैसी फसलें हैं? ये भी तिलहन फसलें हैं। ये उपोष्णकटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य उत्तर पश्चिम भागों में रबी की फसल में बोई जाती हैं। ये फसलें पाला सहन नहीं कर पाती तथा इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव होता रहता है। और जो बच्चों इसके उत्पादन के राज्य हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। पहले इनके उत्पादन का 1/3 भाग कहाँ से आता है? राजस्थान से। और अन्य जो राज्य हैं वे हैं हरियाणा तथा मध्य प्रदेश। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा और पंजाब से अपेक्षाकृत अधिक है। अन्य तिलहन कौन कौन से हैं? सोयाबीन तथा सूरजमुखी। सोयाबीन और सूरजमुखी अन्य तिलहन फसलों में आती हैं। सोयाबीन अधिकतर कहाँ होता है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, आप इसे ध्यान से देखिए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही मिल करके देश का 90% सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। सूरजमुखी की फसल का सांद्रण कहाँ है? राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में है। और इसके बाद ये देखिए मानचित्र में दिखाया गया है कपास और जूट की अगली फसल है। ये लाइट कलर से आपकी बुक में भी बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, तो आप इसे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, देख के बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं इसकी। अगली फसल हमारी है रेशेदार फसल। रेशेदार फसल क्या है? ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा तथा कई अन्य प्रकार के सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करते हैं। इनमें कपास और जूट भारत की 2 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। अब रेशेदार फसलों में हमें पहला क्या पढ़ना है? कपास के बारे में। कपास कैसी फसल है? एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। यद्यपि पिछले 5 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है। भारत छोटे रेशे वाली यानी भारतीय, लंबे रेशे वाली अमेरिकन। भारत जो है छोटे रेशे वाली भारतीय व लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार के कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश कैसा होना चाहिए? बादल रहित होना चाहिए, अर्थात आकाश साफ होना चाहिए। उसके बाद बच्चों भारत का कपास उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का। और भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। इसके आगे है बच्चों, देखते हैं। तो इसमें बच्चों ये जो है कपास की फसल हमारे यहाँ है। ये हमारे यहाँ एक जो लंबे रेशे वाली और छोटे रेशे वाली दोनों ही प्रकार की कपास बोई जाती है, का उत्पादन किया जाता है। और इसमें उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र, दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के पठारी भाग सम्मिलित है। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब तथा हरियाणा है।
देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले यही दिखाते हैं अभी आपको भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। जूट अगली रेशेदार फसल है बच्चों। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जूट का प्रयोग बताइए या इसका महत्व बताइए। तो आपको जितनी फसलें हैं वो चाहे अनाज हो, चाहे दलहन हो, तिलहन हो, रेशेदार जो भी फसलें हैं, आप कृषि प्रधान देश में रहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ आपको अपने देश के कृषि भूमि संसाधन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आप इसको इंटरेस्ट लेते हुए पढ़िए कि हमारा देश विविधताओं से भरा देश है, हर प्रकार की फसलें हैं, हर प्रकार फसलों की विशेषताएं, तो ये जानकारी होना आवश्यक है। यह पश्चिम बंगाल तथा इससे संस्पर्शी यानी इसके टच में जो पूर्वी भागों की यह एक व्यापारिक फसल है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था। अन्य फसलें देखते हैं कौन कौन सी हैं। अन्य फसलों में बच्चों गन्ना, चाय तथा कॉफ़ी भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो इसको भी हम देखते हैं बारी बारी से। गन्ना फसल गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र उपात जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है, परंतु भारत में इसकी अधिकतर खेती सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुआई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिमी भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात तक विस्तृत है। दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में होती है। ये देखिए गन्ना की जो क्षेत्र है, खेत है, ये दिखाया गया है इस चित्र में। गन्ने की कृषि के लिए जो आवश्यक दशा है उसमें उसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, तो यह वहीं पर इसका उत्पादन किया जाता है जहाँ पर पानी की सुविधा हो, पानी से युक्त क्षेत्र हो। ये देखिए उत्तर प्रदेश में अधिकतर है गन्ने का उत्पादन, और ये देखिए दक्षिण पश्चिमी राज्य है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। इस प्रकार से गन्ने का उत्पादन का क्षेत्र दिखाया गया है। उसके बाद ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था। यहाँ विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन होता है, यानी भारत में कितना 19% गन्ने का उत्पादन है। और अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहां इसका उत्पादन स्तर अधिक है। उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम है। अब अगली फसल है हमारी चाय। चाय एक बागानी कृषि है, रोपण कृषि है, जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती हैं। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। बच्चों चाय का प्रयोग तो सभी करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम चाय के बारे में समझें। सुबह उठते ही हम चाय की चुस्कियाँ लेते हैं, तो आवश्यक है कि हम चाय की फसल की भी उतनी ही दिलचस्पी के साथ अध्ययन में रुचि रखें जितनी दिलचस्पी के साथ हम इसको पीते हैं। चाय का नाम लेते ही बच्चों दिमाग में एक ताजगी सी आ जाती है, कुछ फ्रेशनेस सी आ जाती है, तो आवश्यक है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझें। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों में अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। भारत में चाय की कृषि 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। ये कहानी है चाय की, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। बाद में इसकी कृषि पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भागों, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार जिलों में प्रारंभ हुई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिम घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 21.8% चाय का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाय का भाग, ये देखिए चाय की खेती, चाय की पत्तियां तोड़ते हुए महिलाएं, इसमें दिखाया गया है चित्र में, घटा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के बाद
दूसरा स्थान है विश्व में। चाय का निर्यात करने वाले देशों में पहला स्थान किसका है? चीन का है, और दूसरा स्थान हमारे भारत देश का है। 2015 के अनुसार असम के कुल शासित क्षेत्र के, ये देखिए अभी आपको कुल जो फसलों का क्षेत्र है उनमें 53.92% भाग पर चाय की कृषि की जाती है तथा देश के कुल उत्पादन के आधे से अधिक भाग असम में पैदा होता है। चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, लेकिन प्रथम स्थान कौन सा है, किस राज्य का भारत में? असम का है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है वह है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा ये एक पेय के रूप में प्रयुक्त होता है। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। ये 3 वैरायटी हैं, कॉफ़ी की किस्में हैं। भारत अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। भारत में विश्व का केवल 3.7% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथियोपिया, होंडुरास के बाद भारत का विश्व में 7वां स्थान है। इसके बाद देखते हैं भारत में कृषि का विकास। कृषि का विकास स्वतंत्रता प्राप्त से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जी अर्थव्यवस्था थी, यानी सिर्फ मात्र जीवन का पालन हो जाए, अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति के लिए ही कृषि की जाती थी। 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय था। एक भयंकर अकाल व सूखे के साक्षी हैं इसके। देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। जो सिंचाई वाला जो 1/3 भाग था वो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। स्वतंत्रता के बाद सरकार का तत्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, जिसके लिए निम्न उपाय किए गए। एक तो व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न का उगाया जाना, खाद्यान्न फसलों का। फिर कृषि गहनता को बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया गया। कृषि योग्य बंजर तथा परती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। इस प्रकार से यह प्रयास किए गए और सरकार द्वारा भी IAP और IDP इस प्रकार से ये चलाए गए। इसके बाद बच्चों, जो कृषि को 1980 के दशक से भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक असंतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसने कृषि, पशुपालन तथा जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया। 1990 के दशक की उदारीकरण नीति तथा उन्मुक्त बाजार व्यवस्था ने भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। उन्मुक्त जो अर्थव्यवस्था रही उससे भारतीय कृषि को अधिक बढ़ावा मिला विकास करने में, जिसमें ग्रामीण और संरचना में कमी, फसलों के समर्थन मूल्य और बीजों, कीटनाशकों पर छूट में कटौती और ग्रामीण ऋण उपलब्धता में रुकावटें अंतर प्रादेशिक और अंतर व्यक्तिगत विषमता पैदा कर सकते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का विकास। कृषि उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी? जब हम प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे। बहुत सी फसलों जैसे चावल तथा गेहूं के उत्पादन के पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई और अन्य फसलें जो थी भारत की, इनका प्रौद्योगिकी के प्रयोग के द्वारा इनका उत्पादन में प्रभाव हुआ। कृषि सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया और इनके प्रयोग के माध्यम से जो नवीन कृषि यंत्र, कृषि उपकरण रहे, इनके प्रयोग से कृषि के विकास में सहायता मिली और भारतीय कृषि को एक नई राह मिली। भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या हैं? कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की जो समस्याएं हैं वे विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे पहली जो समस्या बताई जा रही है यह है अनियमित मानसून पर निर्भरता। हमारे देश का मानसून कैसा अनियमित है। आज भी किसान जो है मानसून के आगमन पर खुशी जाहिर करते हैं कि मानसून के आने से उनकी कृषि होगी और मानसून यदि नहीं रहता है, सामान्य नहीं रहता है, तो उनकी कृषि प्रभावित होती है। तो इस तरह से दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता व अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी
जल आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी तरफ राजस्थान व अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम और अत्यधिक अविश्वसनीय है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में काफ़ी उतार चढ़ाव पाया गया है। फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा व बाढ़ दोनों सुभेद्य है। उसके बाद है निम्न उत्पादकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। अंतर्राष्ट्रीय जो लेवल पे भारत में फसलों का उत्पादन कम है। भारत में अधिकतर फसलें चावल, गेहूं, कपास, तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान से कम है। ये जो हमारी जो फसलें अभी हमने पढ़ी हैं अनाज की और ये इसकी रेशेदार और पेय फसलें, इनकी उत्पादन अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में कम है। देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें तथा तिलहन की खेती की जाती है तथा यहाँ इनकी उत्पादकता बहुत कम है। इसके अलावा अगली समस्या है वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। वित्तीय संस्थाएं जो किसानों को धन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं और ऋणग्रस्तता, इनकी जो ऋणग्रस्तता है, कर्ज लेने की स्थिति जो है ये बहुत दयनीय स्थिति में है। आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है। वर्तमान समय जो कृषि है बिना लागत के उत्पादन संभव नहीं है। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या ना के बराबर है और इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं और महाजनों से ऋण लेते हैं। कृषि से कम होती आय और फसलों के खराब होने से वे कर्ज के जाल में फंसते रहते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश की विडंबना है कि भारत में देश का जो किसान है, जो सबको अनाज का उत्पादन करके देता है, वह स्वयं एक कर्ज के जाल में फंसा रहता है, उबर नहीं पाता है। तो बहुत बड़ी समस्या है। भूमि सुधार की कमी। भूमि के असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियों माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी तथा जमींदारी में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई, लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं हुए। अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारों के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने में टालमटोल किया। भूमि सुधारों के लागू न होने के परिणाम से कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिससे कृषि विकास में बाधा आई। उसके बाद अगली समस्या छोटे खेत और विखंडित जोत। छोटे खेत क्यों होते हैं? जनसंख्या बढ़ती गई और खेतों का आकार छोटा होता गया और किसानों को जो खेत हैं इधर उधर बिखरे रहे और उनके खेती करने में समस्या आई। इसके अलावा वाणिज्यीकरण का अभाव। अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं उपयोग हेतु फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक वाणिज्यिकरण व्यापारिक जो फसलें हैं ये नहीं उगा पाते थे बच्चों, सिर्फ अपनी जरूरत के लिए उगाते थे। तो इनके लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं है। अधिकतर उपांत तथा छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं जो उनकी पारिवारिक जरूरतों को ही पूरा कर पाती हैं। इस प्रकार से वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन का अभाव रहा है। फिर है व्यापक अल्प रोजगारी। व्यापक रूप में कौन सी रोजगारी? अल्प रोजगारी, थोड़े समय के लिए रोजगार इनको प्राप्त होता है। भारतीय कृषि में विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगार पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋतुक बेरोजगारी है, यानी ऋतुओं के अनुसार इनको रोजगार मिलता है, मजदूरी मिलती है और ऋतु बीत जाने पर जैसे फसल की कटाई है, मड़ाई है या फिर अन्य फसल संबंधी जो कार्य है उस समय ये रोजगार में रहते हैं। अदरवाइज ये ऋतु के अनुसार इनका रोजगार समाप्त हो जाता है, जो 4 से 8 महीने तक रहती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। इस प्रकार से भी बहुत बड़ी समस्या है कृषि क्षेत्र के। फिर है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। कृषि योग्य जो भूमि है हमारी, वह उसका क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है या उसका उपजाऊपन में कमी आ रही है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो ये इसी के अंतर्गत आता है। भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। यह गंभीर समस्या इसलिए क्योंकि इससे मृदा उर्वरता क्षीण हो जाती है। जो उपजाऊपन है मिट्टी का
वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसका एक बड़ा भाग जलाक्रांतता यानी जल से भरी हुई लवणता, जो क्षारीयपन है, जो खारापन है, और मृदा क्षारता के कारण ये बंजर होता जा रहा है। जो भू क्षेत्र है इनके कारण, जल के कारण, जो जहाँ ज़्यादा जल भराव होता है, लवणता जहाँ ज़्यादा रहती है और क्षारीयता जहाँ रहती है, इसके कारण भूमि कैसी हो रही है, बंजर। और बंजर किसे कहते हैं आपको पता है, ऊपर बताया जा चुका है। जो भूमि किसी भी काम में ना आ सके टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के बाद भी, तो वो क्या कहलाएगी, बंजर। तो ऐसी भूमि क्या हो रही है, बंजर हो रही है। तो बहुत बड़ी समस्या है भारतीय कृषि के क्षेत्र में। इसके बाद आइए देखते हैं अंत में, ये भारतीय जो समस्याएं थी आपके सामने रखी गई। बच्चों बस ये अध्याय में यहीं तक है, और मुझे बहुत ही आशा और उम्मीद है कि आपने इस लेसन के एक एक बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा। और फिर भी अगर कुछ रह गया तो आप इसको कई बार वीडियो को देखें, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। नोट्स बना के इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि नोट्स में सिर्फ कुछ ही बिंदु आ पाते हैं जो ज़रूरी है, वह छूटने का डर रहता है। तो इसलिए जहाँ तक बन पड़ता है कि आपको पूरी बुक से, पूरे लेसन से ही आपको पढ़ाया जाए, जिससे कि आपको छोटे से छोटा बिंदु भी छूटने न पाए और आप तक उसकी पूरी जानकारी दी जाए और आप उसका पूरा लाभ उठा सकें। तो बच्चों ये था लेसन भू संसाधन तथा कृषि, और आशा है आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे बच्चों तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगले लेसन की वीडियो आपको तुरंत मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन के वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मुझे दे आज्ञा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।